नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो अभी हाल ही में बवाल हुआ है उसके बारे में। ये बवाल सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं। कैसे शेख हसीना की सरकार गिर गई और इसका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर क्या असर होगा, ये सब डिस्कस करेंगे। शेख हसीना की सरकार का पतन एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है जो पूरे क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकता है। बांग्लादेश हमारा मत बने रहिए। हम इस घटना के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे और इसके संभावित परिणामों पर चर्चा करेंगे। यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई महीनों की नाराजगी और असंतोष था। इसकी शुरुआत हुई बांग्लादेश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन से। बेरोजगारी की समस्या ने युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। उनकी मांग थी नौकरियों में पारदर्शिता और सबके लिए बराबर मौके। वे चाहते थे कि सभी को समान अवसर मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। शांति से शुरू हुआ ये आंदोलन जल्द ही हिंसक रूप लेता गया जब सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया। जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी, पुलिस और छात्रों के बीच झड़पें होने लगी। लाठी, आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कई छात्र घायल हुए और कुछ की मौत भी हो गई। इस हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बढ़ते विरोध को देखते हुए शेख हसीना सरकार ने सख्त कदम उठाए। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इन सब का उल्टा ही असर हुआ। दमन से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं रह गया था, बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई थी। देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए बांग्लादेश की सेना ने बीच में आना ही ठीक समझा। जनरल वाकरुज्जमान के नेतृत्व में सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और शेख हसीना सरकार को हटा दिया। जनरल जमान ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सेना ने देश को अराजकता से बचाने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने वादा किया कि जल्द ही देश में चुनाव कराए जाएंगे और जो सरकार जनता चुनेगी वो सत्ता संभालेगी। सत्ता जाने के बाद शेख हसीना देश छोड़कर इंडिया आ गईं और यहां शरण मांगी। इंडिया की सरकार ने उन्हें मानवता के नाते शरण देने का फैसला किया। अपने एक बयान में शेख हसीना ने कहा कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें विश्वास है कि इंडिया में उन्हें सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने सेना के इस कदम की निंदा की और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। सेना ने सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से गुजारिश की कि वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व करें। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें माइक्रो फाइनेंस का जनक माना जाता है, ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उन्होंने देश को शांति और स्थिरता की ओर ले जाने का वादा किया और कहा कि उनकी प्राथमिकताएं होंगी निष्पक्ष चुनाव कराना और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना। बांग्लादेश में हुए इस उथल-पुथल का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ा है। इस अस्थिरता ने न केवल स्थानीय लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडिया, जो बांग्लादेश का पड़ोसी देश है और उसके साथ अच्छे संबंध रखता है, ने अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। भारतीय सेना ने सीमा पर गश्त बढ़ा दी है और सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है। इंडिया ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने और हिंसा को रोकने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने पर जोर दिया है।
भारतीय राजनयिकों ने बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की है ताकि शांति और स्थिरता को बहाल किया जा सके। इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। भारत का यह रुख उसकी विदेश नीति के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो पड़ोसी देशों की संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करता है। दोस्तों, ये था बांग्लादेश में हुए हालिया बवाल का छोटा सा विवरण और इसके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर प्रभाव। बांग्लादेश का भविष्य अभी भी अंधेरे में है। यह देखना बाकी है कि अंतरिम सरकार कब तक चुनाव करा पाती है और क्या देश में शांति और स्थिरता लौट पाती है। इंडिया के लिए यह स्थिति बहुत ही नाजुक है। उसे एक लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश की जरूरत है जो आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त हो। ईसा इथे